बाद के सही है भाई। चर लगन में तो 11th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस को पंडित, लेकिन सर अचर लगन में हमने देखा कि जैसे वर्षभ लगन की कुंडली है, वर्षभ लगन में शनि 9 मेष और 10 मेष है भाई। अचर लगन में अपन 9th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड को मानते हैं। इस लगन में तो बिल्कुल सही है। लेकिन वहां पे तो सर शनि सबसे योग कारक है ना सर, वो केंद्र का स्वामी भी है, त्रिकोण का स्वामी भी है। बिल्कुल ऐसे अगर अपन सिंह लगन की बात करते हैं तो वहां पे मंगल चतुर्थेश है और नवमेश है। और अगर वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो चंद्रमा वहां पर नवमेश है। तो सर ये भाग्यकेश बनेगा या ये योग कारक बनेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन था सर इस पे थोड़ा, या कोई और, क्योंकि ये सब लग्नेश के मित्र भी हैं सर, लग्नेश के मित्र भी हैं। हाँ बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक बार शायद लेवल 1 की क्लास से पहले एक क्लास मैंने ली थी, आप थोड़ा याद करोगे तो देखिए, बाधक जो है ना, बाधक पति एक जेमिनी का ये एक विशेष वो है। जेमिनी में इसको विशेष स्थान दिया गया है, और जेमिनी में जो चर दशाएं और जो दशाएं हैं उनमें बाधक दशाओं का भी विस्तृत विश्लेषण है। तो वहां बाधक का आशय क्या है, वो कहते हैं, एक श्लोक नहीं, इसमें 5-7 श्लोक है। वो कहते हैं कि चर राशि में 11वें हाउस का स्वामी, स्थिर राशि में 9वें भाव का, और द्वितीय भाव राशि में 7वें भाव का स्वामी जो है वो बाधक होता है। ये तो एक बात है। उसके आगे वो क्या कहते हैं कि शुभ ग्रह बाधक नहीं होते, योगकारी ग्रह बाधक नहीं होते। आप समझ रहे हो ना, आगे क्या कहते हैं वो, कि शुभ ग्रह बाधक नहीं होते हैं, योगकारी ग्रह बाधक नहीं होते हैं। साथ ही लग्नेश के जो मित्र हैं वह बाधा कम उत्पन्न करते हैं। अब वहां पे और आगे क्या कहा गया है कि बाधक सिर्फ इन भावों के स्वामी नहीं है, इन भावों में बैठे हुए ग्रह भी बाधक है, और इन भावों से केंद्र में बैठे हुए ग्रह भी बाधक है। यानी कि बाधक का केंद्र बनाना पड़ेगा आपको। जैसे 11वां भाव है, चर राशि की बात करूं तो 11वां भाव है, तो 11वें भाव के बाद आपको दूसरा भाव, छठा भाव, नहीं सॉरी 5वां भाव और 8वां भाव, ये चारों भाव जो ना बाधक स्थान है। हम सिर्फ उन भावों को ही लेके रह जाते हैं, ये सब बाधा उत्पन्न करने वाले स्थान है। ये बाधक कब होता है ग्रह, तो वो क्या कहते हैं कि शुभ ग्रह बाधक नहीं है, साथ ही योगकारी ग्रह तो बिल्कुल ही बाधक नहीं है, और योगकारी भी हो जाए शुभ भी हो जाए तो अति शुभ की स्थिति में हो गया। और लग्नेश का मित्र, कोई भी ग्रह लग्नेश का मित्र होने पर वह बाधा नहीं देता है या बहुत कम बाधा देता है। इसका विशेष जो विवेचन किया गया है वह चर दशाओं में है ना। आगे क्या कहते हैं उसमें कि बाधक ग्रह से 6, 8, 12 में राहु हो, है ना, या बहुत सारे पाप ग्रह संयुक्त होकर बैठ जाएं, बहुत सारे ग्रह। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मैं बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा हूं कि नैसर्गिकता से ज्यादा भावेश के अनुसार प्राप्त शुभत्व और पापत्व की प्राथमिकता होती है। ये बार बार हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी विकास जी ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि सिंह राशि की अगर बात करें हम, तो मंगल परम योगकारी है, मंगल परम योगकारी है और वह नवमेश भी है, तो यहाँ वो बाधक नहीं है, यहाँ वह बाधक नहीं है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ज्यादा शुभ स्थानों का स्वामी है, तो उसकी नैसर्गिकता जो है, जो उसकी पापत्व की जो नैसर्गिकता है वह क्षीण हो गई, कम हो गई, और जो भावेश के अनुसार जो नैसर्गिकता है वह बढ़ गई। साथ ही वह लग्नेश का मित्र है और अति उत्तम भाव के वो 2 अति उत्तम स्थानों का स्वामी है, तो वह बाधक नहीं हुआ। लेकिन वही मंगल इतना सब प्राप्त करने के बाद अशुभ स्थान पे चला जाए, वहां पे मान लीजिए शनि राहु से और युति कर ले, और वह इन 4 बाधक स्थानों में से कोई बाधक स्थान पे है, तो वह जो शुभ करने की उसकी ताकत है वो खत्म हो जाएगी। वो अशुभ नहीं करेगा लेकिन शुभ करने की ताकत उसकी खत्म हो जाएगी। वह शुभ जो उसको देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा। तो आगे क्या कहा है शास्त्र में कि बाधक स्थान से अगर 6
8-12 में राहु केतु उपलब्ध है तो बाधकत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि कहने का आशय है कि आपको बाधक की कुंडली भी बनानी है, बाधक स्थान को आप स्थापित कर लें, और उसका अगर उस बाधक बन रहा है कोई, लेकिन वहां उस भाव में बहुत शुभत्व आ रहा है, मान लीजिए उसको गुरुदेव देख रहे हैं, उसको शुभ ग्रह चंद्रमा देख रहे हैं, उसको शुक्र देव देख रहे हैं, है ना, और मान लीजिए शुक्र ग्रह भी लगने से शुभ है। और मैंने अभी आपको इतने पैरामीटर समझा रहा हूं कि भाव और ग्रह, मैं इसी बात पे तो बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं आपको। मैं इतना जो इस क्लास में दोबारा मैंने जिस चीज को लिया वो इसीलिए लिया है कि आप ये देखें कि वह शुभ करता है या पाप करता है ना। ये तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वह शुभ करता है या पाप करता है। तो कोई भी शुभ करता, पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि भाव देखो, वह भाव शुभ करता है या पाप करता है। तो सबसे पहले आपको भाव देखना है कि वो कौन से भाव का आप विवेचन कर रहे हो। और फिर मैंने 8 पैरामीटर बताए आपको जो उसके बलवान और बलहीन होने को बताया ना। उन दोनों के सम्मिश्रण से आप ये निकालेंगे कि वह भाव शुभ है या अशुभ है, और तदनुसार उसका जो ग्रह है वह शक्ति को पाएगा। जो उसका स्वामी है, उस भाव का मालिक है, जो उस भावेश है, वह तदनुसार शक्ति को पाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो बाधक का जो विश्लेषण है ना, बाधक वह जो बाधा उत्पन्न करे, तो ग्रह ऐसा भी हो, मान लीजिए अब हम क्या है 11th हाउस लॉर्ड को हमने बाधक मान लिया, तो ये तो अधूरी बात है। लेकिन 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी बाधक है, चर राशि में 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी बाधक है, और उससे केंद्र में बैठे हुए ग्रह भी बाधक है। तो अगर बाधक शुभत्व को प्राप्त कर ले तो वो ब्लेस्ड कुंडली है। अब आधा अधूरा विश्लेषण कर लिया, बाधक मान लिया, बस यहाँ बात खत्म कर दी अपन ने। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। बात कहाँ खत्म होती है? अगर कोई व्यक्ति के बाधक स्थानों पर शुभत्व पैदा हो जाए तो वह व्यक्ति अवश्य उन्नति करेगा, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी ही नहीं रहा। शास्त्र में क्या कहा गया है कि 6-8-12 सब 3-6-8-12 सबसे खराब स्थान है, सबसे खराब स्थान है, जिसमें 6-8-12 तो आप जानते हो दू स्थान है, और 3-6-11 त्रिसड़ाए हैं। तो त्रिक भाव 6-8-12 जो है ना अत्यंत खराब स्थान कहे गए। तीसरे भाव को भी 11th हाउस चूंकि लाभ से जुड़ा हुआ है तो भौतिक सुख तो देता ही है, जैविक और दैहिक सुखों में कमी करता है। बाकी वो भौतिक सुख पूर्ण सांसारिक सुख पूर्ण रूप से देता है, कि सारे सांसारिक सुख जो है ना वो 11th हाउस में ही है। तो उसको तो आज के हिसाब से मैं उत्तम मान सकता हूँ। वो आध्यात्मिकता का नाश करता है, रिश्तों का नाश करता है, देह को कष्ट देता है, आदमी असीम देह कष्ट की प्राप्त करता है, पापत्व। लेकिन 11th हाउस में बहुत सारे पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो आदमी भौतिक सुखों को बहुत बड़ी मात्रा में भोगता है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह। लेकिन वो पाप ग्रह आदमी को देह में कष्ट देंगे, रिश्तों का नाश करेंगे, है ना, और जीवन में सौम्यता की हानि करेंगे, लेकिन धन भौतिक सुख पूरे देंगे। तो कहने का जो आशय है कि तो बाधक जो ये स्थान है ये दरअसल में उनकी शक्ति है। ज्योतिष में क्या हो गया कि काल सर्प दोष। अब आदमी खर्चे सुनेगा मेरे तो काल सर्प, अरे काल सर्प शक्ति भी है। शास्त्र में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति के काल सर्प की स्थिति होती है वही परचम पहनाता है, वही योद्धा बनता है, वही कमांडर इन चीफ बनता है, वही दुनिया के सारे सुख को सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। लेकिन हमने क्या कह दिया? काल सर्प दोष, और हम उसको दोष रूप में ही वर्णन करते हैं और उसी का उपाय ढूंढने लग जाते हैं और देखते हैं कुंडली अपने और यार इसके काल सर्प। अरे उसको आप इस रूप में भी तो देख सकते हो कि मान लीजिए राहु देव का हम पढ़ते हैं कि जिस भाव में बैठते हैं, जिस भावेश के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस राशि में बैठते हैं, उन सबके गुणों को 3 गुना कर देते हैं। अगर मान लीजिए उनको ही केंद्र त्रिकोण का योग मिल जाए लगन में बैठकर, केंद्र त्रिकोण का किसी के काल सर्प दोष है ना, राहु लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति के जो नवमेश दशमेश वो लगन में बैठा हुआ है, नवमेश दशमेश मान लीजिए शनि है,
9 में 10 में शनि है, मान लीजिए वृश्चिक लगन है और वो लगन में ही बैठे हुए हैं शनि के साथ, और वहां मंगल भी बैठा हुआ है, तो वो व्यक्ति के इतना पाप ग्रह होने के बाद भी वो अल्टीमेट कुंडली हो गई। तो कहने का आशय कि बाधक जो है ना, वो बाधक है या साधक है? पूर्णता क्या है, बाधक है या साधक है? अगर वह साधक है तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है, और अगर वो बाधक है और वो पापत्व को प्राप्त करता जा रहा है, यानी कि आपने चर राशि में 11th हाउस की कुंडली बनाई, देखा कि उसमें तो और ज्यादा पाप ही पाप आ रहा है, उसके 6-8 12 में राहु देव जा रहे हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है, बाकी स्थान उसके और खराब हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो ये तो प्रबल बाधक हो गया। अब ये मंगल तो इसको बढ़ने ही नहीं देगा, या फलाना ग्रह इसको बढ़ने ही नहीं देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो बाधक है या साधक है? हम जानते हैं अच्छी तरह कि कितना भी पापी ग्रह अगर शुभ दृष्टि प्राप्त कर ले तो पापत्व तो उसका खत्म हो जाता है, और कितना भी शुभ ग्रह अगर पापी ग्रह से ग्रस्त हो जाए, अब मेरा यहाँ पाप जो शब्द है, तो मैं अब यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, शुभ करता और पाप करता, तो मैं यहाँ क्या कहूंगा, अगर पाप करता ग्रह से ग्रस्त हो जाए तो वह अपने शुभत्व को खो देगा, और अगर पापी ग्रह शुभ करता ग्रह से ग्रस्त हो जाए तो वह अपने पापत्व को खो देगा। तो साधक और बाधक, साधक और बाधक, तो हम सिर्फ बाधक बाधक बाधक, अरे वो साधक भी तो हो सकता है। तो बढ़िया कुंडली कौन सी, कि जिसके बाधक स्थानों पर शुभ ग्रह आ जाएं, शुभत्व को प्राप्त कर लें, और शुभत्व के पैरामीटर शुभकर्ता और पापकर्ता के पैरामीटर में आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, उसको आपको मन मस्तिष्क में बिल्कुल स्थापित करके रखना है, तदनुसार आपको विवेचन करना है, तो आनंद की प्राप्ति होगी, आप बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर पाएंगे। नहीं करेंगे तो मैं बाधक और साधक पे एक बहुत विस्तृत क्लास लेने वाला हूँ, ये मेरे इस चैप्टर में है, और मैं आपको ना उसमें बहुत बारीक और लाइव कुंडलियों पर लगा के बताऊंगा आपको। पर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और एक भ्रांति आपके दिल से निकली, पर इस पे ये 15 मिनट का सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कम से कम 2 घंटे की क्लास लगेगी अपनी, कम से कम 2 घंटे की 2 क्लास चाहिए, और मैं आपको बहुत बारीक इसमें समझाऊंगा, है ना? तो आप कुछ क्लियर कर पाया मैं? हाँ विकास जी? हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है सर, किसी बिल्कुल। का कोई और डाउट? शिवाली जी? नहीं सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। हाँ, तो हम जब देखिए कुछ विशिष्ट चीजें, विशिष्ट जो शब्दावली है, विशिष्ट जो योग हैं या